प्यारे दर्शकगण, थिएटर नामक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम सब नाटक देखते हैं, नाटक देखकर हमारा हमारा मनोरंजन होता है और नाटक से जो सीख मिलती है हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। लेकिन नाटक का जो मंचन होता है इसके बारे में कम हमारा ध्यान जाता है। नाटक में जो अभिनय होता है, लेकिन उससे पहले अनेक प्रक्रियाएं होती है नाटक के फाइनल्स तक पहुंचने के लिए। इसमें मंचन है, निर्देशन है, अभिनय है और रिहर्सल्स है, एक्टिंग पर ध्यान देते हैं। लेकिन शुरुआती दौर जो है वह एक विचार से उत्पन्न होता है, जी हाँ, एक बीज की तरह है। तो आज नाटक लेखन पर हम अधिक बल देंगे, बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हैं धनराज शंभू जी। आप हिंदी साहित्यकार हैं, अनेक रचनाएं आपने लिखी है, आपके 100 से अधिक नाटक आपने लिखे हैं। और साथ ही साथ चेतन हजूरी जी, आप प्रोफेसर वासुदेव विश्वविद्यालय गर्ल्स के हिंदी अध्यापक हैं और नाटक का मंचन करते हैं और नाटक लिखते भी हैं। सौभाग्य हमारा कि ऐसे दिग्गज लोग हमारे स्टूडियो में आए हैं नाटक विषय पर बात करने के लिए। धनराज जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे। आपने 100 से अधिक नाटक लिखे हैं। सौभाग्य हमारा कि हमारे देश में ऐसे दिग्गज साहित्यकार हैं, नाटक को अभी तक जीवित रख रहे हैं। तो नाटक लेखन विषय को अगर हम सामने रखेंगे तो नाटक की जो कहानी है वो एक बीज से, एक विचार से उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो इस कहानी, इस विचार के बारे में बताइए, कहाँ से मिलता है यह विचार? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। रितेश जी को भी मैं नमस्कार करता हूं और पूरे दर्शकगण जो देख रहे हैं मुझे। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि नाटक लिखने से पहले हमें उसकी बेस तक जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक बीज नहीं आता है, एक कथा वस्तु नहीं है, तब तक हम नाटक लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, अब वह बीज आता कहाँ से है? ऐसे तो हम समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, एक देश में जीते हैं, तो हमें कथा ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी पारिवारिक नाटक हो तो परिवार के बीच में ही अपने पड़ोसी को देखकर, अपने आसपास देखकर, उनकी कलाकृतियों को देखकर कैसे जीते हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, इन सभी को देखकर हम एक नाटक को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर समाज देखते हैं तो समाज में कितने प्रकार के लोग हैं। हर व्यक्ति के पीछे कह सकते हैं एक नाटक है। तो हम उनको जब देखते हैं, उनके चाल को देखते हैं या उनके करतूतों को देखते हैं, उन सभी को मिलाकर हम थोड़ा सा कल्पना को लेकर उसको हम एक नाटक का रूप दे देते हैं। अच्छा, आप नाटक के बारे में बात कर रहे हैं तो नाटक का 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक का हो सकता है। तो बीज एक घटना से उत्पन्न होती है। बिल्कुल। और 15, 20, 25, 50 पृष्ठ का एक नाटक बन जाता है। तो ये छोटी सी बीज से लेकर बड़ा आकार, ये कैसा होता है? हाँ, जैसे नाटक के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो फुल लेंथ प्ले है, जो हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, इससे लंबा भी हो सकता है और अनेक अंकों में विभाजित हो सकते हैं। और एक दूसरा रूप है उसका एकांकी। और एकांकी जो है वह तो मान लिया जाए 30 मिनट, 45 मिनट तक उसे लिख देते हैं, पूरा कर देते हैं, एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। लेकिन नाटक को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे साहित्य जब पढ़ते हैं तो उसमें उनके तत्व होते हैं। उन तत्वों के आधार पर हम देखते हैं संवाद है, हम देखते हैं पात्र है। तो हम पात्रों के माध्यम से उस घटना को विस्तृत करते हैं, उनके संवादों को लेकर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और नाटक का सिलसिला आगे बढ़ता है। एक समस्या को जन्म देते हैं और धीरे धीरे उस समस्या का समाधान करते हैं और अंत में एक क्लाइमैक्स जो होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, तब जाकर वह नाटक पूर्ण होता है। इसका अर्थ यह होता है कि हम नाटक को शुरू करते हैं एक केंद्र से। हमारा केंद्र क्या है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। हम नाटक में क्या देना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, हम दर्शकों के सामने क्या बोलना चाहते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए
हम जैसे मैंने कहा भाषा, पात्र, वातावरण इन सभी को लेना आवश्यक हो जाता है। हमारे साथ चेतन हजूरी है, आप हिंदी अध्यापक है। आप एक नौजवान है, नौजवान उम्र के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप अभी तक सक्रिय है, नाटक का मंचन करते हैं, बच्चों के लेकर आप नाटक का मंचन करते हैं, आप नाटक लिखते भी है। तो आपका विचार हम जानना चाहेंगे, आपकी कहानी कहाँ से आती है? जी, रितेश जी, सबसे पहले सभी को मेरा अभिवादन है और सभी को नूतन वर्ष अभिनंदन। हाँ, जैसा कि गुरुजी ने बताया अभी-अभी कि नाटक का विषय ढूँढने के लिए हमें दूर जाना नहीं पड़ता है। हमारे इर्द-गिर्द हमारा परिवार है, हमारा समाज है, गाँव में रहते हैं, वहीं से विषय प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात जब मेरी बात करेंगे, मैं अध्यापक हूँ, युवकों के साथ काम करता हूँ और कहते हैं कि युवकों के साथ काम करते हैं तो हम जवान ही रहते हैं। हम्म, तो मुझे विषय इन्हीं के बीच में प्राप्त हो जाता है। अपने विद्यार्थियों को जब देखता हूँ, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, तो इनसे प्रेरित होकर के कुछ न कुछ विचार आ ही जाता है जिसको हम विस्तार दे सकते हैं, उसको नाटक बना सकते हैं। और दूसरी ओर हम काफ़ी सक्रिय हैं धार्मिक दृष्टि से भी, तो वहाँ भी जब कोई अनुष्ठान होता है, आयोजन होता है, तो कोई ना कोई विचार आ ही जाता है जिसको हम नाटक रूप दे करके उसे मंचित करते हैं। ये चेतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो अध्यापन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जवान रहते हैं। गुरुजी, आप अध्यापक थे, मैं भी अध्यापक अभी हाँ। तक बाल काले हैं आपके। जवान है आप। चलिए आपसे एक और प्रश्न। आपने कहा कि आपने 100 से अधिक नाटक लिखे हैं। आज हम 2023 में जी रहे हैं, समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, तो पहले के जमाने के नाटक लेखन कैसे हुआ करता अच्छा, अगर हम गौर फरमाएंगे, अच्छी तरह से विचार करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि शुरू-शुरू में जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर आए थे, अपनी भाषा, संस्कृति आदि को लेकर, तो उस समय में उन्हें रंगमंच आदि पर जाकर खेलने का मौका नहीं मिलता था। या तो कहीं पर एक शादी है, हल्दी विधि है, वहाँ पर जाकर वे या तो रामायण का एक टुकड़ा लेकर प्रस्तुत करते थे या नहीं तो महाभारत का एक टुकड़ा। इस तरह से शुरू-शुरू में जो नाटक प्रस्तुत करते थे, आदर्शवाद नाटक होते थे, था? अच्छा, भक्ति से संबंधित होते थे, धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित होते थे। भाषा और संस्कृति को इसी तरह से उन्होंने जीवित रखा। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि पहले के नाटक जो होते थे, उनमें टेक्निक्स का भी प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें साउंड टेक्निक जो है, दृश्य, श्रव्य, इन सभी का प्रयोग वे नहीं करते थे। अपने आप से जो उनके मन में आता था, जिस प्रकार का विचार उनको आता था, उसी को वे प्रस्तुत करते थे। और यहाँ तक कि कभी-कभी उस समय में स्त्री पात्र भी नहीं मिलते थे। अच्छा, पुरुष को ही स्त्री बनकर उनकी भूमिका को निभाना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत कठिनाई के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्राचीन समय के नाटकों का मंचन होता था और कोई खास नहीं, उसी में वे लोग बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे कि उनका मनोरंजन हो जाता था। क्योंकि पहले तो कह सकते हैं टेलीविज़न आदि कुछ भी नहीं था, मनोरंजन का साधन नहीं था और यहाँ तक कि सीरियल आदि कुछ भी नहीं थे। तो उस समय में उन लोगों का मनोरंजन इसी तरह से होता था। आपने कहा कि पहले के जमाने में स्त्री पात्र नहीं मिलता था, तो कारण क्या हुआ होगा कि स्त्री पात्र उस समय नहीं मिलता था? हाँ, यह तो मानी हुई बात है। अगर हम सिनेमा का इतिहास भी देखेंगे तो उसमें भी अभिनेत्री के रूप में काम करने के लिए अभाव था। लोग आना नहीं चाहते थे। हाँ, और हमारे पूर्वजों में एक गलत धारणा होती थी, विशेष रूप से पुरुषों में, कि जो महिला वर्ग है, स्त्री वर्ग है, उनका स्थान घर पर है। उनको रसोई घर देखना है, बच्चों को देखना है, यही सब, बस वहीं तक सीमित। यहाँ तक कि तो पहले ज़माने में आप तो जानते ही हैं कि उनको पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे। बाद में आर्य समाज आदि की स्थापना हुई और उनको यह मौका मिला। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आप समझ गए कि उन लोगों को मंच पर आकर कुछ प्रस्तुत करना, ये तो उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। इसलिए वे उनको स्त्रियों को मंच पर आने से मना भी करते थे।
पहले के ज़माने में जब नाटक मंचन हुआ करता था, तो अभी हम देखते हैं कि संगीत का प्रयोग होता है। संगीत संगीत के रूप में वे लोग पेन ड्राइव लाते हैं, सीडी लाते हैं। तो पहले के ज़माने में कैसे हुआ करता? संगीत हुआ करता था, अगर होता तो लाइव होता था, किस तरह से होता था? एकदम लाइव होता था। आपने देखा होगा मॉरिशस के जो जैसे पोर्ट्रेट थिएटर है या प्लाज़ा के जो थिएटर है, सामने में मंच के सामने एक स्थान होता था और वह सिर्फ़ मान लिया जाए भजन मंडलियों का होता था। उसमें तबला वादक होते थे या अन्य जो उस समय के वाद्य होते थे, उनको लेकर वे बैठते थे। अब जब अभिनेता अभिनय करता है, उनको गाना है, तो वे गीत शुरू कर देते थे और बाकी वे जो गायक मंडली है, वे उनको आगे बढ़ाते थे। और लाइटिंग सिस्टम तो था ही नहीं, तो उस समय में जैसे उनको मिलता था बस वे प्रस्तुत करते थे। और मैं एक बात कहूँ कि ऐसा है कि उस ज़माने में ये चकाचौंध की दुनिया नहीं थी। मान लिया जाए दर्शकों को जो भी परोसा जाता था, वे उनको स्वीकार कर लेते थे क्योंकि सबसे बड़ी बात थी उनका मनोरंजन। वे मनोरंजन करते थे और इस रूप में कभी-कभी तो मंच छोड़कर वे दर्शकों तक जाते थे और दर्शकों को भी अपने साथ लेकर गवाते थे, नचाते थे और इस तरह से नाटक प्रस्तुत करते थे। चेतन जी, आप नए दौर के नाटककार हैं। अभी हम इतिहास में चले गए, तो आप जब से आप नाटक का मंचन करते हैं, तो आपने कौन से नई परिवर्तन आप लेकर आए हैं या फिर आपने देखा है? जी देखिए, मैं पिछले 20 सालों से नाटक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। प्रारंभ में हम अधिकतर धार्मिक नाटक प्रस्तुत करते थे। मुझे याद है हमने नाटक था योग अग्नि काम अग्नि, विश्वामित्र और मेनका की कहानी थी। और शकुंतला का हिंदी रूपांतरण, शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी, ये हमने मंचित किया था और काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ऐसे विषयों को दर्शक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो सोचने पर, विचार करने पर हमने देखा कि एक परिवर्तन आ रहा है। लोग अधिकतर अपने आप को देखना चाहते हैं नाटकों में। तो हमें क्या करना पड़ा, जो आज की समस्याएं हैं, जो आज के विषय हैं, उसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो फिर हम धार्मिकता को न त्यागते हुए हमने विशेषकर सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करना शुरू किया और उसके साथ साथ हमने धर्म की बातें, धर्म की शिक्षा प्रस्तुत की। यानी कि एक मिश्रण करके, न कि केवल लीलाएं प्रस्तुत करना या जो हमारे शास्त्र हैं उसे कहानी लेकर के प्रस्तुत करना। उसके साथ साथ हमने सामाजिक समस्याएं, मुझे याद है हमने बेरोज़गारी पर नाटक किया है, ड्रग एडिक्शन, नशाखोरी, इन सब के ऊपर हमने नाटक किया है। अब आज की बात करेंगे तो विशेष करके जो युवकों से संबंधित समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। धनराज जी, चेतन जी ने एक बहुत ही विशेष बात उठाई है कि पहले की जो कहानी है, उनकी कथा वस्तु राजाओं पर आधारित, राजा की समस्याओं पर आधारित। लेकिन आज के ज़माने में नौजवान नई पीढ़ी राजा की कहानी को नहीं सुनना चाहती, प्रजा की कहानी को सुनना चाहती, उस और नहीं देखना चाहते, इस और देखना चाहते। आप कई पीढ़ियों को आपने देखी है, आपका क्या विचार है इसमें? मेरा विचार भी इन्हीं से मिलता जुलता है। अब अगर हम विशेष ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया में कितने राजा बच गए, बहुत कम है। और प्रजा तो हर देश में है, हर गांव में है, हर शहर में है। और व्यक्ति के सामने, दर्शक के सामने यदि हम उनकी चीज़ ही हम परोसते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें परोसते हैं, तो वे उसको पचा भी लेते हैं। अपनाने में उनको कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि ऐसा है कि जब हम राजा का स्तर जो होता है बहुत ऊंचा होता है और जो दर्शक होते हैं अपने आप को छोटा मानने लगते हैं।
आज के युग में हम देखते हैं कि कभी-कभी पात्र दर्शक के बीच से निकल कर आ रहा है। तो उनको लगता है कि हम भी इस नाटक का एक भाग है, हम भी उसमें खेल रहे हैं। और जब सभी लोग उनमें दिलचस्पी लेते हैं और उसे लगता है कि हम भी उसके साथ हैं, तो उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है और वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभिनेता एक ओर, रंगमंच एक ओर और ऑडियंस जो है दर्शक एक ओर, तो उनको एक पक्षी हो जाता है और सिर्फ ऐसे बैठे हुए देख कर चले जाते हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। जब साथ में वे कभी-कभी तालियां बजाते हैं, कभी हंसते हैं, क्योंकि नाटक तो जो है सुखांत और दुखांत दोनों है। कभी-कभी नाटक देखकर उनकी आँखों से आंसू भी बहने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि आज के युग में हम आज के ही लोगों के बीच से उस नाटक को चुनें, उनका उद्देश्य चुनें और उनके सामने पहुँचाएँ। एक समय था लोग बोलते थे नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन आज जब एक लेखक, एक नाटककार नाटक लिखता है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैंने ऐसा कहा भी है कि वे मान लिया जाए उस दर्शक जो होते हैं उसका शाल्य चिकित्सा करते हैं कि अगर इसने एक डायलॉग ऐसे बोला, एक संवाद ऐसे बोला, वह क्या सही तरीके से बोल रहा है, क्या उसके भीतर वह पहुंच रहा है, उसके दिमाग में या उसके दिल में वह चोट कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो परिवर्तन की आवश्यकता है और नई टेक्निक्स, जैसे इन्होंने कहा कि नई टेक्निक से लोग इसको अपना रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो जो आज के सीरियल चलते हैं उनमें जो चकाचौंध है और हम वहीं के वहीं रहेंगे तो नाटक से दिलचस्पी लेना लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए यह ज़रूरी है। दर्शकगण जो हमें देख रहे हैं अभी, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप थोड़े से नाटक लेखन में आप जाएंगे तो ज़रूर यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए लाभान्वित होगा, क्योंकि नाटक लेखन किस तरह से करना चाहिए, पहले के ज़माने में किस तरह से हुआ करता था, आज के दौर में कौन से नई परिवर्तन आए हैं, ये सब सीख इस कार्यक्रम के जरिए हमको मिल रही है। एक और प्रश्न धनाज जी आप जी, हम सब फिल्म देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, तो एक शेमा होता है, एक शैली होती है, क्लाइमैक्स से लेकर फिर एंडिंग तक जाता है। तो ज्यादातर नाटक जो है उसमें हैप्पी एंडिंग होती है। अगर नाटक हमारे आम जीवन से उत्पन्न हुआ, उसकी कहानी उत्पन्न हुई है, तो हमारे जीवन में हैप्पी एंडिंग शायद लगभग न के बराबर होती है। हर किसी के जीवन में दुख होता है, लेकिन नाटक में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। क्या ये जरूरी है? मेरे दिमाग के अनुसार ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर और विशेष रूप से जब हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं तो हम उनमें एक बोझ छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए हम देखेंगे ज़्यादातर, चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो या नाटक हो, उसकी जो समाप्ति है हम हमेशा देखें सुखांत होता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, यह निर्भर होता है हमारी कथानक पर, निर्भर होता है लेखक ने कहाँ पर उसको अंत किया है। कभी कभी ऐसा होता है एक दुखांत नाटक को खुशी खुशी से प्रस्तुत करके उसे सुखांत बना देते हैं। यह निर्भर होता है निर्देशक पर, निर्देशक उसको किस ढंग से वह प्रस्तुत कर रहा है, क्या क्या टेक्निक्स लाता है। और प्राचीन समय के जब एक राजा को मंच पर प्रस्तुत किया जाता था तो उनकी पगड़ी होती थी, उनके शाल ऐसे लपेटा हुआ होता था और वो बैठते थे तो राज सिंहासन पर। आज के युग में एक राजा अगर मंच पर बैठ रहा है तो साधारण कुर्सी पर बैठकर भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, थोड़ी ऊंची जगह, तो वह राजा का रोल पूरी तरह से कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने अभिनय के माध्यम से, संवाद के माध्यम से दर्शकों के पास किस ढंग से पहुंच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बड़ी पोशाक पहन लें, मेकअप कर लें और बताएं कि हम राजा हैं। नहीं, आज के युग में जो विद्यार्थी है, जो दर्शक है, वे पहुँचे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर एक संवाद में कह दिया राजा, राजन, तो जान जाता है यह तो राजा है, चाहे वह किसी वेशभूषा में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सामने उस ज़माने की तरह ही प्रस्तुत। चेतन जी, आपसे एक और प्रश्न। जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि किस तरह से
लोगों की जनता की समस्याओं को नाटक के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं मंच पर। लेकिन एक नाटक का विषय है समस्या का, जी एक दूसरा है मनोरंजन का। जी लोग ज्यादातर मनोरंजन को पसंद करते हैं, हालांकि समाज में समस्या है। तो आपके हिसाब से आप नाटक लिखते हैं, तो आपके हिसाब से ज्यादा समस्या को दिखाना चाहिए या फिर मनोरंजन को दिखाना चाहिए? ये जैसा कि गुरुजी ने कहा कि यह निर्भर करता है कि निर्देशक जो है वो अपना विषय कैसे प्रस्तुत करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि समस्या तो प्रस्तुत करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधान लक्ष्य मनोरंजन है, तो मनोरंजन भी होना चाहिए। तो यदि हम दर्शकों का मनोरंजन करते हुए समस्या को प्रस्तुत करें, तो मेरे विचार से वह उत्तम होगा। दोनों को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लोगों तक एक शिक्षा पहुंचाना, अपने उद्देश्य को पूरा करना। उद्देश्य मनोरंजन तो है, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन है, लेकिन उसके साथ साथ समस्या यदि प्रस्तुत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वह खोखला हो जाएगा। समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे एक ऐसे ढंग से कि दर्शकों को समस्या के बारे में ज्ञात होगा, उसका जो समाधान है वो भी प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ उनका मनोरंजन होगा। तो यह सबसे अच्छा रहेगा। कई नाटकों में हमने देखा है, फिल्मों में हमने देखा है, एक मुख्य पात्र होता है जिसको हम हीरो कहते हैं। उसकी जिंदगी में एक समस्या आती है, समस्या को सुलझाने के लिए वो अंत तक जाता है। एक सपोर्टिंग एक्टर भी होता है जो मनोरंजन का पात्र होता है, जो हमेशा उसके साथ होता है। तो समस्या के साथ साथ मनोरंजन भी साथ साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन 2-3 शब्दों में चेतन जी, नाटक का भविष्य क्या है? लेखन, नाटक लेखन। नाटक लेखन का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि स्कूलों में नाटक पढ़ाया जा रहा है, तो युवकों की रुचि बढ़ रही है इस क्षेत्र में। तो बिना लिखे तो मंचन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वे नाटक मंचन में रुचि लेंगे तो लिखने में भी उनकी रुचि बढ़ेगी, ताकि वे अपनी जो हुनर है उनका वो प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो लेखन का भविष्य मुझे लगता है बहुत अच्छा है। धनराज जी, अंत में नाटक का भविष्य, स्थानीय नाटकों का भविष्य। मेरे विचार से हमारे बीच में लेखक है। यदि मंत्रालय की ओर से हम देखते हैं कि जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो भोजपुरी में, हिंदी में सैकड़ों नाटक आते हैं। अब अगर हो सकता है 1900 से लेकर सभी नाटकों को देखेंगे तो हज़ारों ऐसे नाटक हैं। मैं मानता हूँ कि शुरू में वे लोग भारतीय लेखकों के नाटक लेकर करते थे, लेकिन बाद में हम देखेंगे 2000 या बोल सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब हम देखेंगे तो लोग अपना नाटक लिखकर प्रस्तुत करते हैं और बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत करते हैं। मुझे याद है एक समय में महात्मा गांधी संस्थान में अभिमन्यु अनंत जी थे, तो वे भारत से कई विशेषज्ञों को बुलाते थे और वे लेखन के लिए कार्यशाला का आयोजन करते थे। यहाँ तक कि ऐसा कार्यशाला का आयोजन हुआ है जो आउटडोर था और 1 सप्ताह के लिए भी वह चलता था। तो उससे लोग प्रभावित होते थे, मैं भी ऐसे ही प्रभावित हुआ हूँ। तो बाद में चलकर मुझे लगता है कि अभी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि मैंने देखा इसी साल पूरे मॉरिशस में लोगों ने जाकर गांव-गांव में वर्कशॉप किया और बहुत सारे लोग, मुझे आश्चर्य हुआ, युवा पीढ़ी से लेकर छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक उसमें भाग ले रहे थे और अधिक जो नाटक प्रस्तुत किए गए वे स्वयं द्वारा लिखे गए थे। तो इसका अर्थ है कि नाटक का भविष्य अच्छा है, बस उनको प्रोत्साहित करना। प्रोफेसर वासुदेव बिस्नदयाल कॉलेज गर्ल्स साइड से आई हुए चेतन हजूरी जी, आप हिंदी अध्यापक हैं, तो इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज शंभू जी, आप लेखक है, साहित्यकार है, नाटककार है, इन सब जानकारियों के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि नाटक लेखन में आप प्रवेश करना चाहते हैं, जरूर यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही लाभान्वित होगा। आप लोग इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइए और लेखन में प्रवेश कीजिए। हमारी मॉरिशन जनता को
ढेर सारे नाटक दीजिए। हमारी ओर से नमस्ते।